आगे प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त की। पार्ट फर्स्ट 140, सेकंड पार्ट 156, थर्ड पार्ट 3825, फोर्थ पार्ट 5005, फिफ्थ पार्ट 7429। तो इसमें सबसे पहला भाग है 140। संख्या 140 को हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए 140 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। दो तीन 6 और 2 5 10, 5 7 35। तो हम लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यहाँ देखिए 2 2 बार आया है तो 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7, ये आंसर। अब सेकंड पार्ट 156। 156 को हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए इसके गुणनखंड करते हैं। 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 पे कट होगा, 2 3 6 2 9 18, फिर 3 पे कट होगा, 3 1 3 3 3 9। अब 156 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने 156 को इन अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिया है। अब आगे थर्ड पार्ट 3825। 3825 के आइए पहले गुणनखंड कर लेते हैं। पहले 3 पे कट होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 5 15, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। लास्ट में 5 आता है तो 5 से कट हो जाएगी, 5 8 40, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 7 35। अब 17 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 3825 को आप लिख सकते हो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, अर्थात 3 2 बार 3 की पावर 2, 5 भी 2 बार है तो 5 की पावर 2 गुणा 17 आंसर। फोर्थ पार्ट में संख्या दे रखी है आपको 5005। इसके अभाज्य गुणनखंड बनाइए पहले। सबसे पहले 5 पे कट हो जाएगा, अब ये 7 पे कट होगा, 143 143 जो है वो 11 से भाग होता है, 11 एकम 11 और 11 3 33। 13 एक अभाज्य संख्या है, तो आप 5005 को लिख सकते हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। आगे फिफ्थ पार्ट है 7429।
7429 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो अगर इसको अभाज्य संख्याओं 2 पे चेक करें तो 2 से भाज्य नहीं है। इसी तरह से अंकों का जोड़ भी चेक करें तो 3 से भाज्य नहीं है। 5 से भाज्य होने के लिए इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, वो भी नहीं है। 7 से डिवाइड करके देखें तो 7 से भी भाग नहीं होगा। इसी तरह से आगे चेक करते जाएं तो 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा। जब इसको हम 17 से भाग करके चेक करेंगे तो 17 से विभाजित हो जाएगा। तो उसके बाद ये संख्या 19 पे कट होगी। अब देखिए 23 यहाँ पर अभाज्य संख्या है, तो 7429 को हम लिख सकते हैं 17 गुणा 19 गुणा 23 आंसर। आगे प्रश्न 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा एलसीएम। फर्स्ट पार्ट है 26 और 91, सेकंड पार्ट 510 और 92, थर्ड पार्ट 336 और 54। तो आइए फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं। ये है 26 और 91। तो यहाँ पहले 26 और 91 का हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। उसके बाद इन दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर सिद्ध करना है। तो इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आइए सबसे पहले 26 और 91 के गुणनखंड बनाते हैं। 13 दूनी 26 और 91 को 7 गुणा 13। तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 13 और 91 को लिख सकते हैं 7 गुणा 13। इसलिए 26 और 91 का HCF उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात यानी 13 होगा और 26 और 91 का एलसीएम। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात जो दोनों गुणनखंडों में हो, जो होगा 2 गुणा 7 गुणा 13। 2 7 14, 14 और 13 की जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 182। अब यहाँ पर हमें जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे जांच दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 26 गुणा 91। 26 को जब हम 91 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2366। अब HCF गुणा LCM। HCF है 13, LCM है 182। 13 और 182 का जब हम गुणनफल करेंगे तो ये भी आएगा 2366। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM होता है। आगे पार्ट सेकंड।
हमें संख्याएं दे रखी है 510 और 92। तो पहले इनका HCF और LCM ज्ञात करना है। उसके बाद फर्स्ट पार्ट की तरह से हमें जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले HCF और LCM निकालने के लिए दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 10 को लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। 92 को लिखेंगे 2 गुणा 23 अर्थात 2 की पावर 2 गुणा 23। तो यहाँ से HCF ऑफ 510 एंड 92 और 510 का HCF, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2 और इनकी छोटी घात है 1, तो 2 पावर 1 अर्थात 2 हो जाएंगे इनका HCF। और LCM 510 और 92 का LCM जो है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात जो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों से संबंधित हो। जैसे यहाँ 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। जब हम इनके गुणा करेंगे तो ये आएगा 23,460। अब इसकी जांच करते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर जो होगा 46,920। और HCF गुणा LCM बराबर 2 गुणा 23,460। वो भी किसके बराबर होगा? 46,920। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM। अब थर्ड पार्ट है 336 और 54। इन दोनों का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है, इसलिए पहले दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ 336 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 2 पावर 4 गुणा 3 गुणा 7। 54 को लिखेंगे 2 गुणा 3 आया 1 2 3 बार, 3 पावर 3। यहाँ जिसकी कोई
जो एक एक बार है उनकी घात हम 1 लगा सकते हैं। 336 और 54 का HCF उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात यानी 2 पावर 1 गुणा 3 पावर 1, 2 गुणा 3 ये हो गया 6। अब इन दोनों संख्याओं का LCM होगा प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात जो दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में हो। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड की 2 की सबसे बड़ी घात 4 है, 3 की सबसे बड़ी घात 3 है और एक अभाज्य गुणनखंड 7। 2 की पावर 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ये हो जाएगा 16। 3 की पावर 3 यानी 3 को 3 बार गुणा, 3 3 होती है 27 गुणा 7, तो ये आ जाएगा 3024। अब आइए हम जांच करते हैं क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM की गुणनफल के बराबर है या नहीं। दोनों संख्याओं का गुणनफल 336 गुणा 54 ये आएगा 18,144। अब HCF गुणा LCM 6 गुणा 3024 तो ये भी आएगा 18,144। तो यहाँ इन दोनों को हम कंपेयर करके देखें तो हम कह सकते हैं अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। आइए सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट हल करते हैं। यहाँ हमें 12, 15 और 21 तीन संख्याएं दी हुई है। इनका हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो HCF और LCM ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दो 6 के 12, 2 3 6। 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 5 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 7 21। तो हम 12 को लिखेंगे 2 पावर 2 गुणा 3। 15 बराबर लिखेंगे 3 गुणा 5। 21 को लिखेंगे 3 गुणा 7। अब 12, 15 और 21 का HCF होगा अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणन। अब देखिए यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, 3 और 3 की घात कितनी है 1। तो 12, 15 और 21 का HCF कितना होगा 3 होगा। अब LCM और 12, 15, 21 12, 15 और 21 का LCM अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल जो तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में हो।
सबसे बड़ी घात, जैसे 2 की सबसे बड़ी घात 2 है, 3 गुणा 5 गुणा 7, तो यह आ जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 4 3 12 5 60, 7 420। तो HCF होगा 3 और LCM होगा 420। सेकंड पार्ट में हमें 3 संख्याएं दी हुई हैं, 17, 23 और 29। यहाँ से हम देख रहे हैं कि तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इनके गुणनखंडों को हम इस तरह से लिख सकते हैं। 17 बराबर 17 गुणा 1, 23 को लिख सकते हैं 23 गुणा 1, 29 को लिख सकते हैं 29 गुणा 1। यहाँ 17, 23 और 29 का HCF अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल। देखिए यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, तो HCF क्या होगा 1। LCM अब 17, 23, 29, 17, 23 और 29 का LCM क्या होगा अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल है, तो ये हो जाएगा 17 गुणा 23 गुणा 29। जब इन तीनों का गुणनफल करेंगे तो यह आएगा 11,339। HCF होगा 1 और LCM होगा 11,339। आगे थर्ड पार्ट में हमें 3 संख्याएं दे रखी है, 8, 9 और 25। अब 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3, 25 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 5। तो यहाँ HCF ऑफ 8, 9 और 25 लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल। देखिए यहाँ पर एक तो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता ही है, बाकी तो कोई उभयनिष्ठ इसमें है नहीं, इसलिए उभयनिष्ठ क्या होगा संख्या 1 होगी। और LCM 8, 9 और 25 का LCM क्या होगा अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पर देखिए 2 पावर 3 है, यहाँ पर 3 पावर 2 है और यहाँ 5 पावर 2 है। तो 2 पावर 3 गुणा 3 पावर 2 गुणा 5 पावर 2 यानी 8 गुणा 9 गुणा 25।
जब हम इन तीनों संख्याओं की गुणा करेंगे तो यह आएगा 1800। इसलिए 8, 9 और 25 का एलसीएम आएगा 1800 और एचसीएफ होगा 1। अब प्रश्न नंबर 4, 306 और 657 का एचसीएफ बराबर 9 दिया है, तो 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दो संख्याएं दी गई हैं, 306 और 657। दी गई संख्याएं 306 और 657 और हमें दिया हुआ है एचसीएफ ऑफ 306 और 657 बराबर 9। अब हमें पता है कि दो संख्याओं के लिए फार्मूला लगता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का एचसीएफ गुणा एलसीएम उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से एलसीएम जो कि हमें ज्ञात करना है, तो ये होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। तो यहाँ पर एलसीएम ऑफ 306 और 657 बराबर 306 गुणा 657 दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ ऑफ 306 गुणा 657। तो ये हो जाएगा 306 गुणा 657, एचसीएफ है 9। तो इसको हम कट करेंगे तो 9 3 27 और 9 चौके 36, 34 पे कट हो जाएगा। तो 34 गुणा 657 जो कि 22,338 आएगा। आगे प्रश्न 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका हल करते हैं कि हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है वह 5 से विभाज्य होगी। इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है वह 5 से विभाज्य होती है। इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। अब 6 पावर n को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 पावर n अर्थात 2 पावर n गुणा 3 पावर n। यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 ही है। यहाँ 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में
केवल 2 और 3। अब गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये गुणनखंड अद्वितीय है, अर्थात 2 या 3 के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये गुणनखंड अद्वितीय है। इसलिए 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती। अतः 6 पावर n किसी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। अतः 6 पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए कभी भी शून्य अर्थात 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। प्रश्न 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यहाँ पर हमें जो दी गई संख्या है उनमें से पहली संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इन दोनों में से 13 कॉमन आ जाएगा। 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुणा 11 प्लस इस 13 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1। तो यहाँ देखिए इस पहली संख्या का 13 एक गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या जो है वो 13 से विभाज्य है। क्योंकि यहाँ 13 एक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या 13 से भाज्य है। इसी प्रकार दूसरी संख्या में दी हुई है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इन दोनों में से संख्या 5 जो है वो कॉमन आ जाएगी। 7 गुणा 6 5 कॉमन आ गया, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो ये 1 बचेगा। तो यहाँ पर भी 5 एक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या 5 से भाज्य है। क्योंकि यहाँ 5 एक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या 5 से भाज्य है। अतः हम कह सकते हैं कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 दोनों भाज्य संख्याएं। आगे प्रश्न 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं।
कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय ज्ञात करने के लिए हमें पहले 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो यहाँ हम 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम ज्ञात करेंगे। यहाँ हम 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड और 12 के अभाज्य गुणनखंड अठारह को हम लिखेंगे 2 गुणा 3 पावर 2 और 12 को लिखेंगे 2 पावर 2 गुणा 3। तो एलसीएम ऑफ 18 और 12 अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। अर्थात 2 पावर 2 गुणा 3 पावर 2 4 गुणा 9, ये आ गया 36। अतः सोनिया और रवि एक स्थान से चलने के बाद दोबारा 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।